हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षा चैम्बर। और आज के इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि रिट ऑफ मैंडेमस क्या होती है, उसको ड्राफ्ट करने का क्या फॉर्मेट होता है और रिट ऑफ मैंडेमस का यूज क्या है, उसका पर्पस क्या है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली उन लॉ स्टूडेंट्स के लिए जिनके अभी अपकमिंग एग्जाम्स हैं या फिर जो अभी नई नई ड्राफ्टिंग सीख रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर मैंडेमस के रिगार्डिंग। हमारा पैटर्न आप सबको पता ही है कि हम पहले किसी भी चीज़ को ड्राफ्ट करने से पहले उसके मीनिंग को समझते हैं, उसके पर्पस को समझते हैं, ताकि हमें जो उसका ड्राफ्टिंग फॉर्मेट है वो अच्छे से समझ आ जाए। तो इसी तरीके से हम रिट ऑफ मैंडेमस को भी ड्राफ्ट करने से पहले समझते हैं कि मैंडेमस होता क्या है। ठीक है, मैंडेमस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है वी कमांड। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, ये एक लीगल ऑर्डर होता है जो कोर्ट किसी पब्लिक अथॉरिटी को इशू करता है जब वो अपने लीगल ड्यूटीज को फुलफिल नहीं करती हैं। मतलब अगर कोई पब्लिक ऑफिसर या गवर्नमेंट बॉडी अपना काम नहीं कर रही, तो कोर्ट से हम मैंडेमस के थ्रू उन्हें काम करने के लिए मतलब क्या कर सकते हैं, कंपेल करवा सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं रिट ऑफ मैंडेमस। और रिट ऑफ मैंडेमस दो जगह लगती है, एक लगती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और दूसरी हाई कोर्ट के अंदर। अब बात कर लेते हैं मैंडेमस के यूजेस के बारे में कि रिट ऑफ मैंडेमस यूज किस पर्पस के लिए होती है। देखिए, कभी भी अगर हमें किसी पब्लिक अथॉरिटी को क्वेश्चन करना है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं रिट ऑफ मैंडेमस का। तो यहाँ हमने तीन हेडिंग्स के अंदर इसके इस्तेमाल को, इसके यूज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं आप, रिट ऑफ मैंडेमस का इस्तेमाल किस चीज के लिए कर सकते हैं, अपनी कोई पब्लिक ड्यूटी को इन्फोर्स करवाने के लिए। कभी कभी क्या होता है कि किसी पब्लिक ऑफिशियल ने या फिर किसी गवर्नमेंट बॉडी ने जो उनके ऊपर एक लीगल ड्यूटी इम्पोज की गई थी, लेकिन वो क्या कर रही हैं, वो अपनी उस मैंडेटरी ड्यूटी को जो उनके ऊपर लॉ ने इम्पोज की है उसको फेल हो रही हैं परफॉर्म करने में। तो क्या कर सकते हैं हम, रिट ऑफ मैंडेमस का इस्तेमाल करके अपनी उस पब्लिक ड्यूटी को क्या कर सकते हैं, इन्फोर्स करवा सकते हैं। दूसरी बात आती है कि अगर आपके कोई लीगल राइट्स की का वायलेशन हुआ है, कि इन्फ्रिंजमेंट हुई है, तो भी आप क्या कर सकते हैं, रिट ऑफ मैंडेमस का यूज करके उन पब्लिक बॉडीज को, गवर्नमेंट बॉडीज को, पब्लिक अथॉरिटीज को क्या कर सकते हो, आप कंपेल करवा सकते हो हायर कोर्ट से कि वो क्या करे, आपकी जो लीगल राइट्स हैं उनको रिफ्यूज ना करे। ठीक है, और थर्ड जो है हमारा वो ये है कि कभी कभी क्या होता है, जो पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं वो अपनी जो पावर है ना वो एक्सरसाइज करते हैं बैड फेथ के अंदर। ठीक है, गुड फेथ रख के वो अपनी पावर्स को एक्सरसाइज नहीं करते हैं। तो इससे क्या होता है, पब्लिक को अब्यूज का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो इस केस के अंदर भी हम रिट ऑफ मैंडेमस का यूज करके हायर कोर्ट से उन अथॉरिटीज को क्या करवा सकते हैं, कंपेल करवा सकते हैं कि वो अपनी जो लीगल ड्यूटीज हैं उनको लीगल बाउंड्रीज के अंदर रहते रहते ही परफॉर्म करें। अब बात कर लेते हैं कि रिट ऑफ मैंडेमस का इस्तेमाल कहाँ नहीं होता है। तो जो रिट ऑफ मैंडेमस है उसका इस्तेमाल जो हमारे पब्लिक राइट्स हैं उनको ही इन्फोर्स करवाने के लिए हम कर सकते हैं, पब्लिक ड्यूटीज को और पब्लिक राइट्स को। अगर हम अपने प्राइवेट राइट्स और ड्यूटीज को इन्फोर्स करने के लिए रिट ऑफ मैंडेमस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो नहीं किया जा सकता, क्योंकि रिट ऑफ मैंडेमस पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ही लगाई जा सकती है। ठीक है, अब बढ़ अब इसी के रिगार्डिंग हम एक एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर देखेंगे कि ड्राफ्टिंग कैसे की जाती है। ठीक है, रिट ऑफ मैंडेमस की देखो, इफ अ गवर्नमेंट बॉडी refuses to issue a license or permit even though an individual is legally entitled to do it। देखो, अब क्या होता है कि कोई गवर्नमेंट बॉडी है, उसने क्या कर दिया, कोई लाइसेंस इशू करने से मना कर दिया किसी पर्सन को जो कि क्या है, उस लाइसेंस को ऑब्टेन करने के लिए लीगली एंटाइटल था, फिर भी उसको क्या कर दिया गया, मना कर दिया गया। तो दैट पर्सन कैन सीक अ रिट ऑफ मैंडेमस फ्रॉम द कोर्ट टू कंपेल द अथॉरिटी टू इशू द लाइसेंस। तो अब वो जो पर्सन है वो जा सकता है कोर्ट के अंदर रिट ऑफ मैंडेमस लगा कर कि कोर्ट क्या करे, जो हमारे हायर कोर्ट हैं वो कंपेल करे उन अथॉरिटीज को कि आप क्या करो, लाइसेंस इशू करो। ठीक है, तो ये था हमारा रिट ऑफ मैंडेमस का थ्योरेटिकल पार्ट जो हमने यहाँ तक कवर कर लिया। अब हम देख लेते हैं हमारी, तो
जब भी हम ड्राफ्टिंग को पढ़ते हैं या ड्राफ्ट करते हैं किसी चीज़ को, हमको पता है कि सब में सेम ही पैटर्न यूज़ होता है। ठीक है, सबसे पहले टाइटल आएगा, फिर उसकी हेडिंग आएगी, फिर उसकी उस पिटीशन की या उस एप्लीकेशन की, उस डीड की बॉडी जिसके अंदर हम उसके रिगार्डिंग उसके फैक्ट्स और उसके ग्राउंड्स और उसकी रिलीफ जिसको हम प्रेयर भी बोलते हैं उसके बारे में लिखते हैं, और फिर एंड में आता है हमारा वेरिफिकेशन वाला पॉइंट। तो ड्राफ्टिंग जो हम करने वाले हैं रिट ऑफ मैंडेमस की, वो भी इसी तरीके से ही चलेगी बिल्कुल। सबसे पहले हम टाइटल लिखेंगे और टाइटल के अंदर हमारे पास आता है कोड नंबर, केस नंबर और पार्टीज जो भी उनके अंदर इन्वॉल्व होती है। दूसरा स्टेप हमारा होता है हेडिंग। हेडिंग क्या होता है? इन द मैटर ऑफ, यानी कि कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व है इसके अंदर। एक तो पिटिशनर होगा और दूसरा रिस्पोंडेंट होगा। तो पिटिशनर की डिटेल्स हमें पूरी देनी होंगी, उसकी एज, उसकी कास्ट, उसका फादर्स नेम, उसका रेजिडेंस, ये सारी डिटेल्स उसकी लिखनी होंगी। और उसके बाद हमको रिस्पोंडेंट की डिटेल्स लिखनी होंगी। रिस्पोंडेंट की भी सेम डिटेल्स आएंगी, उसकी एज, जो भी रिस्पोंडेंट की एज है, जो भी उसकी कास्ट है, जहाँ पर भी वो रहता है, वो सारी डिटेल्स लिखेंगे। और थर्ड पॉइंट हमारा आता है बॉडी ऑफ द पिटीशन, जिसके अंदर हम उसके फैक्ट्स लिखेंगे कि हम किस पर्पस के लिए आए हैं रिट ऑफ मैंडेमस लेकर, क्यों हमने चूज किया कि हमें रिट ऑफ मैंडेमस लगानी चाहिए, हमारे साथ ऐसा क्या गलत हो गया। और फिर हम कोर्ट को कहेंगे, उनके आगे प्रेयर करेंगे, उनको कहेंगे कि रिलीफ की डिमांड करेंगे कि हमें ये रिलीफ चाहिए। अगर मतलब ऑनरेबल कोर्ट को क्या लगता है, ठीक लगता है, तो वो हमें ये रिलीफ क्या कर दे, ग्रांट कर दे। और फोर्थ पॉइंट हमारा आएगा वेरिफिकेशन का पॉइंट, जिसके अंदर हम कहेंगे कि जितनी भी बातें हमने ऊपर लिखी हैं वो बिल्कुल सही हैं, ठीक है, हमारी नॉलेज के अंदर है। और उसके बाद हमारी पूरी की पूरी रिट पिटीशन जो है मैंडेमस के रिगार्डिंग, वो क्या हो जाएगी, ड्राफ्ट हो जाएगी। तो चलिए इसको एक एग्जांपल के साथ क्विकली ड्राफ्ट करते हैं, अच्छे से एक एक पॉइंट को समझते हुए। जैसे कि हमने पीछे देखा था कि हम टाइटल से शुरू करते हैं, तो टाइटल से ही हम इस रिट को भी ड्राफ्ट करना शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो हम रिट ड्राफ्ट कर रहे हैं, वो हम किसी गवर्नमेंट कंपनी के रिगार्ड के अगेंस्ट ड्राफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमको किससे चाहिए, हमें डैमेजेस किससे चाहिए, हम किसको कंपेल करवाना चाहते हैं कोर्ट से, एक गवर्नमेंट कंपनी है उसको हम करवाना चाहते हैं कंपेल। ठीक है, तो जो इसके फोर्थ पॉइंट तक, थर्ड पॉइंट तक तो आप सेम ही लिख सकते हो, फर्स्ट सेकंड और जो थर्ड पॉइंट है। अगर आपको किसी भी कंपनी के रिगार्डिंग आ जाता है कि आपको मैंडेमस रेट को ड्राफ्ट करना है, अदरवाइज अगर आपको कोई क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं किया गया है कि आपको किसके अगेंस्ट करनी है रेट ऑफ मैंडेमस को ड्राफ्ट, तो आप फिर इसी ड्राफ्ट से भी अपना काम चला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले टाइटल के अंदर हमें को पता है कि आता है कोड नेम। तो कोड नेम क्या है? देखिए दो ही जगह होती है रिट्स फाइल, एक तो होती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्टिकल 32 के अंदर, और एक होती है हाई कोर्ट के अंदर आर्टिकल 226 के अंदर। तो हम यहाँ किसके अंदर कर रहे हैं? हाई कोर्ट के अंदर कर रहे हैं, तो ऊपर किसका नाम आ जाएगा? हाई कोर्ट का आ जाएगा। इन द हाई कोर्ट ऑफ, कौन सी स्टेट का वो हाई कोर्ट है वो लिख देंगे, अगर दिल्ली का है तो फिर दिल्ली लिख देंगे, और फिर कंट्री का नाम लिख देंगे। ठीक है, रिट पिटीशन नंबर वो लिखेंगे। उसके बाद हमारा ये दो चीजें तो फिक्स होती हैं। ठीक है, दो क्या, पूरी जो टाइटल वाला काम है वो सारा का सारा फिक्स ही होता है। उसके बाद आ जाएगा इन द मैटर ऑफ, किसका मैटर है? पिटिशनर का नाम। फिर उसके बाद उसके वर्सेस के अंदर कौन जाएगा? रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट का नाम, उसकी पूरी डिटेल्स, पिटिशनर की भी पूरी डिटेल्स। अगर एक से ज्यादा पिटिशनर है तो उन सारे पिटिशनर्स की अलग अलग डिटेल्स लिखनी होंगी, पिटिशनर नंबर 1, पिटिशनर नंबर 2 ऐसे डाल के। और रिस्पोंडेंट भी अगर एक से ज्यादा है तो ऐसे हमको लिखना होता है, रिस्पोंडेंट नंबर 1 फिर उसकी डिटेल्स, फिर रिस्पोंडेंट नंबर 2 फिर उसकी डिटेल्स। ठीक है, अगर आपके केस के अंदर सिर्फ एक ही पिटिशनर है, एक ही रिस्पोंडेंट है, तो फिर आप सिंपल पिटिशनर नेम और उसका सब ऐसे लिख सकते हो सिंपल, कोई आपको नंबरिंग देने की जरूरत नहीं होती है। पिटिशन किसके लिए लगा रहे हैं हम? रिट ऑफ मैंडेमस के लिए लगा रहे हैं, और किसको लगा रहे हैं? टू द हॉनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ हिज एंड हिज कंपेनियन जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ, जिस भी स्टेट और कंट्री का वो हाई कोर्ट है। द हम्बल पिटिशन ऑफ, फिर उसके बाद आ जाएगा पिटिशनर का नाम, मोस्ट रिस्पेक्टफुली शोवित। यहाँ तक बिल्कुल सेम रहेगा, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, बिल्कुल एज इट ही लिखना होता है। अब हमारे पास आ गया पॉइंट नंबर 1। देखो हमने पीछे भी जितनी भी ड्राफ्ट की हैं,
पिटीशंस सॉरी, एप्लीकेशंस, डीड्स। तो हमने आपको बताया था कि जब हम पिटीशन ड्राफ्ट करते हैं तो हम जो शो विथ के बाद वाले पॉइंट्स शुरू करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, तो वो दैट से शुरू होते हैं। तो इसके अंदर भी हम दैट से ही अपना सेंटेंस शुरू करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, दैट द पिटिशनर इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। जो पिटिशनर है वो इंडिया का सिटीजन है, एंड is thereof entitled to enjoy all the rights granted by the Indian Constitution। अब देखो, इंडिया का सिटीजन है तो जितने भी राइट उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं वो सब को वो क्या है, इंटाइटल है एंजॉय करने के लिए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये होगा। ठीक है, क्यों होगा, इसके पीछे की कहानी आप सबको पता है, क्योंकि आप सबने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हुआ होगा। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिट्स दी हुई है, रेमेडीज दी हुई है, क्या क्या फंडामेंटल राइट्स है, ये सारा का सारा आपको पता ही होगा। ठीक है, तो इसके बारे में बात ना करके हम सिर्फ और सिर्फ अब फोकस कर रहे हैं अपनी ड्राफ्टिंग के ऊपर। तो फर्स्ट पॉइंट में ये आ जाएगा, और सेकंड पॉइंट में ये आएगा कि दैट रिस्पोंडेंट नंबर 1, अगर आपके पास रिस्पोंडेंट नंबर 2 3 है तो आप उनका फिर ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप सिंपल भी लिख सकते हैं, दैट रिस्पोंडेंट इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 हैविंग इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एट। उस प्लेस का नाम आएगा जहाँ पे क्या है, वो कंपनी रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट सेम रहेंगे। आगे वाला जो थर्ड पॉइंट है वो भी बिल्कुल सेम ही रहने वाला है। तो थर्ड पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है दैट द रिस्पोंडेंट कंपनी इज होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देखो, हमने कहा था कि हम सिर्फ पब्लिक अथॉरिटीज को ही क्वेश्चन कर सकते हैं, तो ये भी क्या बोल रहे हैं कि देखो हम इसीलिए आए हैं। ठीक है, हम इसीलिए कोर्ट के अंदर प्रेजेंट हुए हैं क्योंकि ये भी क्या है, गवर्नमेंट के थ्रू ऑन की गई हुई कंपनी है। ठीक है, और इसके बारे में तो हमको आर्टिकल 12 के अंदर बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है, स्टेट के बारे में, है ना। तो उसकी रेफरेंस देते हुए थर्ड पॉइंट तक आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट ही करना है, कुछ भी फेर वेर नहीं करनी है। अगर आपको कंपनी के लिए आ जाता है कि आपको कंपनी के लिए, अगर कंपनी के लिए नहीं भी किसी भी पब्लिक अथॉरिटीज के लिए आ जाता है कि आपको रिट ऑफ मैंडेमस ड्राफ्ट करनी है, तो आप कंपनी हटाकर उस अथॉरिटी का नाम लिख सकते हो, बाकी बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है दैट द पिटिशनर वाज एन एम्प्लॉय ऑफ द रिस्पोंडेंट। अब देखो यहाँ से कहानी शुरू हो गई। अब जो भी आपकी कहानी है आपको फोर्थ पॉइंट से वो शुरू कर देनी है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पिटिशनर है वो एम्प्लॉय था रिस्पोंडेंट की कंपनी के अंदर। ठीक है, जिस तारीख को वो अपॉइंट हुआ वो तारीख मेंशन करनी है, एंड हैज बीन अ diligent employee and been discharging his duties and obligations according to the employment norms and applicable rules of the respondent company। और जो भी रिस्पोंडेंट की कंपनी के जो भी रूल्स नॉर्म्स थे वो उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या है वहाँ पे काम कर रहा था। ये सब बातें लिखनी है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट पे हम लिख रहे हैं कि दैट ऑन, जिस तारीख को भी रिस्पोंडेंट हेयर इन विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू बी हियर्ड। अब फिफ्थ पॉइंट से हमारा कॉज ऑफ एक्शन शुरू हो रहा है कि क्यों आए हम, क्योंकि क्या कर दिया रिस्पोंडेंट ने, आपको बिना किसी मतलब फेयर अपॉर्चुनिटी के, बिना आपको सुने ही, ठीक है, कोई भी आपके अगेंस्ट ऐसा ऑर्डर ले लिया जो उसको नहीं लेना चाहिए था, आपको टर्मिनेट कर दिया उस आपकी सर्विसेज से, और आपको टाटा बाय बाय बोल दिया। ठीक है, तो जिस दिन भी बोला आप उसको, जो भी उसने आपको टर्मिनेशन लेटर दिया उसकी कॉपी वगैरह आप इसके साथ अटैच कर सकते हो। ये प्रैक्टिकल बातें आ जाती हैं, लेकिन जब लिखनी होती है तो सिंपल आप लिख देना कि हाँ भाई इस तारीख को मुझे उसने टर्मिनेट किया था और ये टर्मिनेशन लेटर है जिसकी कॉपी मैं क्या कर रहा हूँ इस पिटीशन के साथ अटैच कर रहा हूँ। ये फिफ्थ पॉइंट के अंदर है। फिफ्थ पॉइंट हमारा कोर्स ऑफ एक्शन का आता है, जिसके अंदर हम बता रहे हैं कि हम क्यों आए। ठीक है, फिर सिक्स्थ पॉइंट आ रहा है, द पिटिशनर स्टेट्स दैट द ऑर्डर ऑफ द टर्मिनेशन ऑफ द सर्विस ऑफ द पिटिशनर वॉज पास्ड विदाउट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब देखो, उसने हमें निकाल दिया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको निकाला कैसे गया है, हमको निकाला गया है कोई भी मतलब हमें कोई अपॉर्चुनिटी टू हियर नहीं दी गई। ठीक है, कोई भी नेचुरल जस्टिस के जो भी प्रिंसिपल होते हैं कोई वो नहीं फॉलो किए गए, मतलब बिना ऐसे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किए हुए हमको ऐसे ही फोर्सफुली निकाल दिया गया। सिक्स पॉइंट ये बता रहा है। फिर सेवेंथ में आया दैट द पिटिशनर हैज बीन डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी एज एन एम्प्लॉय according to the respondent company norms and therefore has not committed any act which would constitute as misconduct। देखो सातवां पॉइंट कहता है, लेकिन
जो पिटिशनर था वो तो बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा था जैसे कि उसकी कंपनीज की जो कि क्या थी, टर्म्स एंड कंडीशंस थी। तो फिर पिटिशनर ने तो कोई ऐसा मिसकंडक्ट किया ही नहीं था, तो रीजन ही नहीं बन रहा था कोई उसको निकालने का, लेकिन फिर भी उन्होंने निकाल दिया। तो इसी के लिए अब हमको पॉइंट 8 बता रहा है कि हमने क्यों क्या कर दिया, वो पिटिशनर जो है उसने क्यों रिट ऑफ मैंडेमस लगाकर उस ऑर्डर को चैलेंज किया है, ठीक है, उसके अगेंस्ट गया, क्यों जा रहा है, किन किन ग्राउंड्स पर जा रहा है। जो 8 नंबर पॉइंट है वो ग्राउंड्स का ही पॉइंट है कि किस बेसिस के ऊपर वो रिट ऑफ मैंडेमस लेकर कोर्ट के अंदर आया है पिटिशनर। सबसे पहला तो ये है कि जो पिटिशनर है ना वो परमानेंट एम्प्लॉय था उस कंपनी के अंदर, रिस्पोंडेंट जो है, रिस्पोंडेंट कंपनी है उसके अंदर। तो बिना किसी इंक्वायरी के कंडक्ट किए उसको टर्मिनेट नहीं किया जा सकता था। पहला ग्राउंड उसने ये लिया। दूसरा ये कि जो पिटिशनर है उसके अगेंस्ट जो टर्मिनेशन का ऑर्डर पास किया गया है ना वो बिल्कुल अगेंस्ट है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के, क्योंकि उसको अपॉर्चुनिटी टू हियर नहीं दी गई, कोई इंक्वायरी कंडक्ट नहीं की गई, वो बेचारा अपना पक्ष रख ही नहीं पाया। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये है कि वो जो ऑर्डर है ना वो पूरी तरीके से गलत है और अनसस्टेनेबल है। और फोर्थ पॉइंट के अंदर ये उसने ग्राउंड दिया कि उस वो ऑर्डर की वजह से ना उसके जो आर्टिकल 14 के अंदर उसको एक राइट मिला हुआ है, जो सबको राइट मिला हुआ है, राइट टू इक्वालिटी का, उसको इसने क्या कर दिया, उसके अगेंस्ट चला गया वो ऑर्डर। ठीक है, वो उसके उस राइट को क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है। ठीक है, और लास्ट उसने ये कहा कि दैट द पिटिशनर हैज नॉट फाइल्ड एनी पिटिशन। और वो कह रहा है कि मैं पिटिशनर हूँ लेकिन मैंने कोई भी और क्या है पिटीशन कहीं दूसरे कोर्ट के अंदर फाइल नहीं की है। ठीक है, ये उसने पॉइंट यहाँ क्यों लिखा है, क्योंकि ऐसा ना लगे कोर्ट को कि हाँ इसने वहां पे भी कर रखी है, अगर इधर उधर कर रखी है तो वो कोर्ट का टाइम वेस्ट है, फिर वो दूसरा कोर्ट, यानी कि जो हमने कंसेप्ट पढ़े हुए हैं सीपीसी के अंदर उनके बारे में कोई मतलब उनको क्लियर करते हुए उसने लिखा है कि उसने कहीं पे भी और कोई पिटीशन नहीं लगाई है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास आया है उस कोर्ट के अंदर जिसके अंदर उसने पिटीशन लगाई है, उस कोर्ट के अंदर इन इन ग्राउंड्स के ऊपर। अब क्या रिलीफ लेने आया है वो रिलीफ हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देख लेते हैं। अब देखो, प्रेयर क्या है, प्रेयर लिखना बहुत ही इजी है, रिलीफ लिखना बहुत ही इजी है। क्यों? क्योंकि जो भी हमने फैक्ट्स वहाँ लिखे होते हैं उन्हीं में से हमको रिलीफ पिटिशनर के बिहाफ पर रिलीफ लिखनी होती है। देखो, सबसे पहला तो वो क्या चाहेगा कोर्ट से, यही चाहेगा कि जो भी रिस्पोंडेंट ने उसके अगेंस्ट टर्मिनेशन ऑर्डर पास किया है वो क्वेश कर दिया जाए। ठीक है, दूसरा उसको कंपनसेशन दिया जाए, जो भी उसको उसके खिलाफ जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट जाकर उन्होंने ऑर्डर पास किया है उसको जो भी असुविधा उठानी पड़ी है उसके रिगार्डिंग उसको कंपनसेशन चाहिए होगा। ठीक है वो। और तीसरा क्या होगा कि उसको रीअपॉइंट किया जाए उसी सर्विसेज के ऊपर। और फोर्थ लास्ट में ये लिख दिया करना, जो कि हर एक पिटीशन के अंदर लिखा ही होता है, कि और भी कोई भी रिलीफ जो कि क्या है ऑनरेबल कोर्ट को सही लगती है वो ग्रांट कर दी जाए। ठीक है, पिटिशनर थ्रू काउंसिल लिख के जो पिटिशनर है उसकी साइन हो जाएंगे, जिस डेट को वो लगा रहे हैं उस रिट को उसके साइन हो जाएंगे। और उसके बाद हमारा पॉइंट आता है वेरिफिकेशन का। देखो, वेरिफिकेशन के अंदर जैसे मैंने पहले बताया था सिंपल होता है, प्रेयर और वेरिफिकेशन तो बहुत इजी होती है, किसी एक की याद कर लो सबकी लिखी जाएगी। ठीक है, जहाँ यहाँ पर लिखा हुआ है कि आए पिटिशनर नेम, जो भी आप इस पिटिशन के अंदर अपना पिटिशनर बना रहे हो उसका नाम दे देना। द अबव नेम्ड पिटिशनर do hereby declare that the contents of this petition are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing material has been concealed therein। देखो वो क्या कह रहा है कि जो भी इस पिटिशन के अंदर फैक्ट्स लिखे गए हैं ना वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सच है, और मेरी नॉलेज के अंदर है, मतलब कि मैंने ही लिखे हैं, मुझे पता है मैंने क्या लिखा है और वो जो भी मैंने लिखा है वो सही है और सच है। तो कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं है जो कोर्ट से छुपाया गया हो या कोर्ट को गुमराह करने के लिए लिखा गया हो। ठीक है, वेरिफिकेशन दे देना आप, फिर उस पिटिशनर के सिग्नेचर आ जाएंगे, फिर डेट आ जाएगी और प्लेस आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारी क्या हो गई, रिट ऑफ मैंडेमस ड्राफ्ट हो गई। अब हम सम अप कर देते हैं इसको। सबसे पहले हमने लिखा
टाइटल जिसके अंदर हमने कोड का नाम लिखा, पिटीशन नंबर लिखा, फिर डिटेल्स लिखी पिटिशनर की भी और रिस्पोंडेंट की भी, और उसके बाद हमने लिखा कि हम सॉरी कौन सी रेट लगा रहे हैं और किसको लगा रहे हैं, ठीक है, वो लिखा। और उसके बाद हमने शो विद के साथ कर दिए अपने फैक्ट्स को एक एक डिस्क्राइब करना शुरू कर दिया डिटेल में। और फिर हमने 8 पॉइंट से शुरू कर दिए थे ग्राउंड्स के, किस ग्राउंड्स के ऊपर हम ये पिटीशन लेकर आ रहे हैं, ठीक है। और फिर हमारा शुरू हुआ प्रेयर वाला पॉइंट। फिर हम वेरिफिकेशन पर आ गए। प्रेयर और वेरिफिकेशन दोनों ही बहुत इजी सी हैं, अगर आप एक बार इसको रीड कर लोगे तो अच्छे से आपको लर्न हो जाएगा कि किस तरीके से आपको रिट ऑफ मैंडेमस ड्राफ्ट करनी है। और अगर ये रिट को आप देख रहे हो तो ये मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके कॉलेज एग्जाम्स तक ही बेटर है। आप किसी प्रैक्टिकल तरीके में जब जाते हैं तो उसके साथ तो आपको बहुत सारी चीज़ें और अटैच करनी होती हैं, एफिडेविट करना होता है, ठीक है, जो भी आपके पास प्रूफ है, कोई कॉपी है आपके पास टर्मिनेशन लेटर की, तो एनेक्सर्स जिसको हम बोल देते हैं, वो उसके साथ अटैच करने होते हैं, ठीक है। तो ये था आज के लेक्चर के लिए, बस इतना ही। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ कि उसको कैसे ड्राफ्ट किया जाता है, वो टॉपिक की बेसिक डिटेल्स के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल शिक्षा चैम्बर, और हमारा इंस्टा पेज और टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर, हैव अ गुड डे।